नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की, जहां पर इस 1 घंटे के सफर में कई बड़ी अहम खबरों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बाल दिवस के बारे में बात करेंगे, जहां पर कि वीर बाल दिवस जो है वो आज मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इसके एक कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। वीर बाल दिवस में पीएम मोदी जो हैं वो यहाँ पर संबोधन उनके द्वारा किया जाएगा और जो बच्चे हैं, जो युवा हैं पूरे भारतवर्ष के, उनके भविष्य को लेकर तमाम चीजों पर चर्चाएं होंगी। किस तरीके से उनकी पढ़ाई होगी, किस तरीके से उन्हें पढ़ाई के बाद रोजगार मिलेगा, उनका भविष्य किस तरीके से होगा, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं होंगी। वहीं पर 12 बजे के करीब दिल्ली में भारत मंडपम का एक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इन बच्चों को, इन युवाओं को संबोधित भी किया जाएगा। तो बिल्कुल इसी के साथ अगली अहम खबर की अगर बात की जाए तो उस पर चर्चा होगी, जहां पर कांग्रेस ने श्वेत पत्र जो है वो जारी किया है और ये श्वेत पत्र आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया है। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनावों से पहले जो है महिला सम्मान योजना और संजीवनी स्कीम को लेकर लगातार हो रही रजिस्ट्रेशन में अब कांग्रेस ने श्वेत पत्र जारी किया है, जहां पर साफ तौर पर केजरीवाल को फर्जीवाल कहा है और ये पूरी प्रक्रिया को फर्जीवाड़ा कहा गया है। तो कांग्रेस जो है पूरे तरीके से लगातार आरोप जो है वो लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात हो या आम आदमी पार्टी की बात हो, घेराव में जो है वो लिया हुआ है कांग्रेस ने और इस पर प्रतिक्रियाएं जो है वो दी जा रही है। काफी बड़ा जुमला जो है वो कहा जा रहा है, डिजिटल फ्रॉड जो है वो कहा जा रहा है, जिसके चलते श्वेत पत्र जो है कांग्रेस के द्वारा जारी किया गया है। इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर हम समाजवादी पार्टी की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी द्वारा पीडीए कार्यक्रम, एक पीडीए अभियान जो है वो आज पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब ये पीडीए क्या है? पीडीए यहाँ पर है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसकी एब्रीविएशन, इसकी फुल फॉर्म इस तरीके से रखी गई है और ये अभियान जो है वो आज 26 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक चलाया जाएगा। 1 महीना लंबा ये अभियान, जिसमें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो जीवनी पर जो भी उन्होंने कार्य किए हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो उन्होंने काम किए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ जागरूकता फैलाई जाएगी। उसी के साथ साथ 403 विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में। हर एक विधानसभा में हर एक विधायक जो है इसको लेकर काम करता नजर आएगा। लोगों को जागरूक किया जाएगा किस तरीके से हमारा संविधान में क्या कुछ प्रावधान इन लोगों के लिए रखे गए हैं। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। बिल्कुल इसके बाद चर्चा होगी, जहां पर मौसम के हवाले से बात करेंगे और जम्मू कश्मीर के साथ साथ अन्य राज्यों की अगर बात की जाए और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर शीतलहर जो है वो देखने को मिल रही है। कोल्ड वेव का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है और आने वाली 27 दिसंबर यानी कि कल से जो है मौसम में बड़ा बदलाव देखा जाएगा, जिसको लेकर जानकारी आपसे साझा करेंगे और अगले 1 घंटे मौसम पर भी चर्चा होगी, क्योंकि यहाँ पर लोगों को शीतलहर से जो है वो ठिठुरना पड़ रहा है और इंतजार है तो बारिश और बर्फबारी का, लेकिन उसके कोई आसार नहीं है। अभी मौसम विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि 27 से 28 दिसंबर तक बर्फबारी हो सकती है, जिसके बाद एक खासा बदलाव मौसम में देखा जा सकता है। इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो बिल्कुल अब कटरा के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि 27 दिसंबर तक ये जो 72 घंटे की हड़ताल है वो जारी रहने वाली है। कटरा में लगातार रोपवे प्रोजेक्ट जो कि 250,000 करोड़ रुपए का ये रोपवे प्रोजेक्ट जो है इस पर मोहर लग चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वहां के कारोबारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके रोजगार पर इसका सीधे तौर पर असर देखने को मिल रहा है। और वहीं पर दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ भी है, क्योंकि पैदल चलकर जो यहाँ पर पुण्य प्राप्त होगा वो रोपवे का इस्तेमाल कर नहीं होगा। ये तमाम बातें जो हैं वो एक कारोबारी कह रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस प्रोग्राम की, जहां पर कि सबसे पहले बात होगी वीर बाल दिवस की। वीर बाल दिवस जो है वो आज मनाया जा रहा है और गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहिबजादे हैं उनकी याद में जो है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर शहादत दी थी, उनकी याद में वीर बाल दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। और दिल्ली में भारत मंडपम में आज एक उत्सव रखा गया है और इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। बता दें कि सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का पीएम शुभारंभ करने वाले हैं और आपको बताते चले कि वीर बाल दिवस उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो बिल्कुल दिल्ली में भारत मंडपम में उत्सव का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, जहां पर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन जो है वो देंगे और यहां पर वीर बाल दिवस की अगर बात की जाए तो बच्चों को लेकर कई योजनाओं पर चर्चा होगी, जागरूकता जो है बच्चों के लिए फैलाई जाएगी, जहां पर उनके अभिभावक भी आए होंगे, उनसे भी बातचीत होगी। यहाँ पर बच्चों को लेकर अगर बात की जाए तो आपको बता दें पोषण अभियान को लेकर भी
खास चर्चा की जाने वाली है। और यहाँ पर दिल्ली मंडपम में अगर बात की जाए, भारत मंडपम में उत्सव होना है और जोरावर सिंह और फतेह सिंह की याद में ये बाल दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिन से लगातार जो है वो शहीदियां चल रही हैं और आज ये वीर बाल दिवस है जिसको याद किया जा रहा है। बाल दिवस की अगर बात की जाए क्या कुछ है आपको बताते हैं। बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की याद में ये बाल दिवस मनाया जाता है। वहीं पर उनके साहस को याद किया जाता है, उन्होंने शहीदी यहाँ पर दी। 26 दिसंबर 1705 को बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत हुई थी। वहीं पर दिल्ली में भारत मंडपम में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर पीएम मोदी भी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री सुपोषित पंचायत अभियान का शुभारंभ करेंगे, जिसमें पोषण पर जो है चर्चा की जाएगी। अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के क्रियान्वयन और इन तमाम चीजों को सुदृढ़ करना है। राष्ट्र के प्रति साहस और संस्कृति को बढ़ावा देना है। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पीएम आरबीपी के विजेता भी मौजूद रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कई प्रतियोगिताएं जो है उनका भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चों को जो है वो प्रोत्साहित किया जाएगा, जागरूक जो है वो किया जाएगा। और यहाँ पर इस बाल दिवस की अगर बात की जाए तो खासा ये कार्यक्रम 12 बजे रहने वाला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप गोयल जुड़ चुके हैं। संदीप, कार्यक्रम को लेकर सबसे पहले जानकारी दीजिएगा और बताइएगा इस तरीके से वीर बाल दिवस जो बनाया जा रहा है कितना बड़ा महत्व है इसका। बिल्कुल, देखिए 12 बजे का समय रखा गया है जब भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां पर जो बाल दिवस जो मनाया जा रहा है उसमें जो बच्चे होंगे और उनके साथ साथ अभिभावक भी होंगे तो उनको संबोधित करने का काम किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि एक मैसेज देने का बच्चों को काम किया जाएगा, कैसे जो है एक अच्छा आहार के साथ साथ एक अनुशासित जो है जीवन बच्चों को जीना चाहिए। और बच्चे जो भविष्य होते हैं देश के, तो उनको अगर एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा संदेश दिया जाएगा तो ये अमूमन जो है एक देश के नई जो भविष्य बनेगा वो कहीं ना कहीं काफी फायदेमंद साबित होगा। और उसी की एक संदेश देने का प्रयास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर करने जा रहे हैं। तो एक अच्छा मैसेज जाए और एक अच्छे जो भविष्य के निर्माण करता है जो बच्चे हैं उनको कैसे बताया जा सके कि कैसे एक अच्छा खाना खाने के साथ साथ आप पढ़ाई कीजिए और शिक्षा के साथ साथ अब प्रतियोगिताओं का जिक्र किया जाएगा। और ये बताया जाएगा कि किस तरह से भारत सरकार ऐसे पोर्टल चलाने का काम कर रही है जिसमें बच्चों को वहां पर जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं, बच्चों को प्रोत्साहन कैसे मिल सकता है, कैसे उनको शिक्षित किया जा सकता है। इन तमाम चीजों का जिक्र आज जो है 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बच्चों से रूबरू होंगे तो वो शिक्षा देते हुए जरूर नजर आएंगे। संदीप, ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित करेंगे। पहले भी कई ऐसे मौके हमने देखे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं से सीधा संवाद करते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं किस तरीके से अच्छा खाना खाने के साथ साथ अच्छा पोषण लेने के साथ साथ पढ़ाई में वो अपना ध्यान दें और उसके बाद रोजगार की तरफ अपना रुख करे। तो कितना उत्साह इन बच्चों में रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो युवा है उनमें काफी लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखी जाती है। बिल्कुल, हमने देखा बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम पिछले दिनों रहे जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन युवाओं से मिलते हुए नजर आए, उनको एक उत्साह देने का काम हो, चाहे फिर उनको मनोबल बढ़ाने का काम हो, वो करते हुए नजर आते हैं। चाहे फिर क्लासेस जिस तरह से एग्जाम देने से पहले बच्चों से रूबरू होते हैं और उनके सवाल जवाबों का जो है वहां पर सिलसिला चलता है। तो वहीं आज जिस तरह से ये दिवस मनाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं ऐसे संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने का काम करेंगे, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो या फिर एक आगे बढ़कर कैसे देश के लिए काम करें, अपने समाज के लिए काम करें और देश का नाम रोशन करें। इन तमाम चीजों का जिक्र होगा, लेकिन क्या क्या संदेश इस बार जो है निकल कर सामने आते हैं। हालांकि 12 बजे का समय रखा गया है जब प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचेंगे और बच्चों से रूबरू होकर उनको कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा देने का काम करेंगे और एक संदेश ऐसा निकल कर सामने आएगा जो बच्चे प्रेरित हो सके और अपने आप को जो है ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर सके। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। संदीप गोयल यहाँ पर अपडेट कर रहे थे भारत मंडपम कार्यक्रम जो कि दिल्ली में होने वाला है। वीर बाल दिवस का कार्यक्रम भी यहाँ पर होगा जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और यहाँ पर जो युवा मौजूद होंगे उनको कहीं ना कहीं संबोधित करेंगे और प्रोत्साहन करने का काम उनका किया जाएगा। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे अगली बड़ी खबर जहां पर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी वीर बाल दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। साहिबजादा दिवस पर ऐतिहासिक समागम जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और साहिबजादा जोरावर सिंह का
स्मृति कार्यक्रम यहाँ पर आज देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आज 26 दिसंबर को पूरे देश भर में वीर बाल दिवस जो है वो मनाया जा रहा है, जहां पर एक तरफ दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर बाल दिवस में शिरकत करेंगे, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ से, जहां पर यहाँ वीर बाल दिवस जो है वो आयोजित किया जा रहा है और यहाँ शहादत जो है वो याद की जा रही है। फतेह सिंह की बात की जाए और बाबा जोरावर सिंह की अगर बात की जाए तो उनकी शहादत को लेकर ये वीर बाल दिवस मनाया गया है। और दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जागरूकता अभियान भी जो है वो चलाएंगे, पोषण को लेकर जो है वो जानकारी दी जाएगी। दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर कार्यक्रम है लखनऊ में जिसमें वो शामिल हुए हैं और साहिबजादा दिवस पर ऐतिहासिक समागम कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये मुख्यमंत्री आवास पर ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर स्मृति के कार्यक्रम में आज साहिबजादा जोरावर सिंह का जो स्मृति कार्यक्रम है उसमें शिरकत जो है इनके द्वारा की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं वीर बाल दिवस जो है मनाया जा रहा है। और बात की जाए फतेह सिंह की और बाबा जोरावर सिंह की तो दोनों को याद भी जो है किया जा रहा है। तो आपको बता दें जहां पर एक तरफ दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, वहीं पर दूसरी तरफ अलग अलग प्रदेशों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं जहां पर की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हीं के आवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें कि साहिबजादाओं को यहां पर याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उन्होंने शहादत जो यहां पर दी थी उसको भी याद किया जा रहा है। तो यहां पर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के आला नेता है वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं और उन्हीं के आवास पर ये बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में यहाँ पर भारत मंडपम हो रहा है, वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है और इस वीर बाल दिवस के चलते जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके घर पर भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर सीएम आवास पर आपको बता दें गुरुवाणी जो है अरदास की जा रही है, लंगर का आयोजन भी वहां पर किया है। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सरमाथे पर धारण भी किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंगर सेवा भी आज आयोजन की जाएगी और पूरे तरीके से यहाँ शहादत को जो है वो याद किया जा रहा है, उनके इस बलिदान को याद किया जा रहा है। जहाँ पर वीर बाल दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, वहीं पर यूपी में तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर सीएम हाउस की अगर बात की जाए वहां पर अरदास का आयोजन किया गया है, गुरुवाणी का आयोजन है और साथ ही साथ इसके बाद लंगर का आयोजन भी किया गया है। तो चलिए इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी के हवाले से बात करेंगे। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस की आज एक मीटिंग होने वाली है जहां पर कि नव सत्याग्रह की ये मीटिंग जो है वो देखने को मिलेगी। यानी आज और कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, यानी कि 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को ये अहम मीटिंग्स होने वाली है। नव सत्याग्रह बैठक में जो खड़गे हैं वो भी शामिल होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में खास तौर पर शामिल होने वाले हैं। कई अलग अलग चीजों को लेकर चर्चाएं देखने को मिलेगी और नव सत्याग्रह मीटिंग इस पूरी बैठक का नाम रखा गया है। क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा इस मीटिंग का, आपको जानकारी देंगे। लेकिन अभी फिलहाल कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस की नव सत्याग्रह मीटिंग जो है होने वाली है जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। तो बिल्कुल आज से बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक है वो आयोजन होगी जिसमें अंबेडकर मुद्दे को लेकर नई रणनीति जो है बनाई जाएगी, उस पर चर्चा जो है वो की जाएगी और यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये काफी अहम जो है वो रहने वाली है जहाँ पर नव सत्याग्रह मीटिंग जो है वो होगी आज और ये बेलगावी में होने वाली है जिस पर खास तौर पर मुद्दा जो है अंबेडकर का रहेगा, उस पर रणनीति जो है बनाई जाएगी, रणनीति पर मंथन जो है वो किया जाएगा। कर्नाटक के बेलगावी में आपको बता दें कि आज कांग्रेस की 2 दिवसीय बैठक शुरू होने वाली है। 2 दिन तक ये बैठक रहेगी और इस बैठक में कांग्रेस के मुख्य रूप से अंबेडकर मुद्दे को लेकर भाजपा का घेराव करने की रणनीति तैयार करने वाली है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का घेराव किया जाए। अगर इस मुद्दे को लेकर बात की जाए, ना ही सिर्फ कांग्रेस बल्कि सपा की बात की जाए, बीएसपी की बात की जाए, हर एक पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी का घेराव करती हुई नजर आ रही है, जिसपे बेलगावी में कांग्रेस की नव सत्याग्रह मीटिंग का आज आयोजन है और ये 2 दिन की रहने वाली है और वही अंबेडकर मुद्दा है जिस पर यह रणनीति बनाई जाएगी।
तो आपको बताते चले कि नव सत्याग्रह बैठक आज होने वाली है और आज और कल यानी 2 दिवसीय ये बैठक होगी, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, जहां पर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करेंगे या फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात करें। वायनाड सीट से लोकसभा के जो मेंबर पार्लियामेंट है प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी यहाँ पर शामिल होंगे और तमाम बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के इन मीटिंग्स में शामिल होने वाले हैं और अलग अलग चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, अलग अलग मुद्दे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ कुछ बयानबाजी की थी, कथित तौर पर उन पर ये आरोप है कि उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ बयानबाजी की थी। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा देखने को मिलेगी, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरेगी, रणनीतियां तैयार की जाएंगी। वहीं पर जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वो उसके मुख्यमंत्री भी यहां पर शामिल होंगे। तो वहीं आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर एक और कांग्रेस पार्टी की 2 दिवसीय बैठक होगी। दूसरी तरफ उन्होंने श्वेत पत्र भी जारी कर दिया है। क्या ये पूरी खबर आपको बताएंगे, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने श्वेत पत्र जारी किया है। कांग्रेस पार्टी लगातार काम कर रही है। दिल्ली की जनता की अगर बात की जाए तो यहां पर लगातार काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में श्वेत पत्र जारी किया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये पूरा का पूरा श्वेत पत्र सामने आया है। दिल्ली की जनता से धोखा करने का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया है, जहां पर आपके साथ गठबंधन एक भूल थी, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान सामने आया है। तो बिल्कुल यहाँ पर सियासत फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है और वो कोई दिन नहीं है जहां पर तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे पर बयानबाजी कर रही हैं। लगातार बयानबाजी का दौर है और एक के बाद एक बयान जो है आरोप और प्रत्यारोप पार्टियों के बीच में देखने को मिल रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की जो बात है उसको एक भूल जो है कांग्रेस ने बताया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनावों से पहले लगातार जो है वो रणनीति बना रही है, लेकिन यहाँ पर घेराव जो है वो साफ तौर पर महिला सम्मान योजना और साथ ही साथ संजीवनी योजना को लेकर किया गया है, जहां पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई थी ऐलान के बाद। तो यहां पर पार्टियों का साफ तौर पर आरोप है कि कांग्रेस ने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो वोट्स गिनने के चक्कर में है, तभी ये रजिस्ट्रेशन जो है वो की जा रही है और यहाँ फर्जीवाड़ा इनको बताया है। श्वेत पत्र की बात करेंगे, मौका मौका हर बार धोखा, ये श्वेत पत्र पर जो है वो लिखा गया था। बिल्कुल, यहाँ पर यह भी लिखा है कि कोरोना काल में लगा रहा लाशों का अंबार, बस सेंट्रल विस्टा और शीश महल पर बरसा प्यार, ये सारी लाइंस जो है श्वेत पत्र पर देखने को मिली है। 1780 करोड़ की पेंशन बुजुर्गों की भुलाई, झुग्गियों पर बुलडोजर, 2.80 लाख हुए बेघर। श्वेत पत्र में तमाम चीजें लिखी गई हैं, जहां पर अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, जुमलों का जंजाल, बारिश में डूबी दिल्ली, सड़कों पर तालाब। तो ये तमाम योजनाओं को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार पर घेराव। वहीं पर यह भी लिखा गया है कि भ्रष्टाचार बना धंधा, बिजली पानी महंगा, 10 साल गुजर गए, जन लोकपाल भूल गए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से राइमिंग जो है वो लाइंस की गई है। कचरे के पहाड़ों से घिरी दिल्ली, प्रदूषण में भी नंबर 1। कोरोना काल और स्वास्थ्य सुविधाओं की दुर्दशा का जिक्र भी इस श्वेत पत्र में किया गया है। तो आपको बता दें कि श्वेत पत्र में शिक्षा और रोजगार में गिरावट की बातें भी लिखी गई हैं। बिजली, पानी और झुग्गियों का मुद्दा जो है इसमें उठाया गया है। तो बिल्कुल बता दें कि कचरे के पहाड़ और प्रदूषण में नंबर 1 दिल्ली। भाजपा सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। तो यहाँ पर सेंट्रल विस्टा जैसे महंगे प्रोजेक्ट्स पर पैसा बहा है, ये तमाम आरोप जो है वो कांग्रेस ने लगाए। स्वास्थ्य और बुनियादी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया गया। इस श्वेत पत्र में ये सब चीजें लिखी है, जहां पर साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो लगातार 10 साल जो है कार्यकाल को हो चुके हैं और यहाँ पर घेराव जो है वो किया है और भारतीय जनता पार्टी को भी आड़े हाथों जो है कांग्रेस ने लिया है और एक दूसरे पर जिस तरीके से ये बयानबाजी है लगातार, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए और कांग्रेस की बात की जाए तो ये दोनों इंडिया गठबंधन के अंदर आती है और यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा गया कि गठबंधन जो है आम आदमी की पार्टी के साथ कर रहा एक बहुत बड़ी भूल थी। तो कांग्रेस के बयान जिस तरीके से सामने आए हैं ये भी एक बड़ी बात सामने आती है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि श्वेत पत्र
कांग्रेस पार्टी द्वारा दिल्ली में जारी किया गया है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव बहुत ही करीब है और इन तमाम चीजों को लेकर सियासत गर्मा रही है। सभी पार्टियों ने अपना अपना रास्ता चुन लिया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है या फिर वो कांग्रेस पार्टी है। इस बार गठबंधन देखने को नहीं मिलेगा। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटें हैं और इन सभी 70 सीटों पर सभी पार्टियां जो है उन्होंने अपना अपना रास्ता चुन लिया है, जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर एक इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ रहेंगे, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते सभी ने अपना अपना रास्ता अपनाया है और सभी जो है इंडिविजुअली मैदान में उतरेंगे। 70 विधानसभा सीटें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी बीच में अगर बात करें हम सियासत की, तो सियासत यहाँ पर चरम पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार बयानबाजी की बात हो रही है, जहां कांग्रेस का श्वेत पत्र जो है वो जारी हुआ है। इसी में दिल्ली की सियासत की अगर बात की जाए तो वहां पर फिलहाल जम्मू में अगर बात की जाए तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कटरा की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और कटरा में हड़ताल के दूसरे दिन को लेकर लगातार जो है कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। 72 घंटे की हड़ताल का कॉल जो है वो दिया गया था, जहां पर रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर अगर बात की जाए तो वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने बंद की कॉल दी थी और कल से ही हड़ताल जो है वो देखी जा रही है। यहाँ पर साफ तौर पर प्रशासन से यही मांग की जा रही है कि हमारी मांग को पूरा किया जाए, रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो नहीं लाया जाए। यहाँ पर बड़ा सवाल रोजगार को लेकर है, जहां पर घोड़े पिट्ठू पालकी वालों की अगर बात की जाए तो उनका कामकाज जो है वो ठप हो जाएगा, कारोबारियों का कामकाज जो है वो ठप हो जाएगा। और यहां पर साफ तौर पर संघर्ष समिति का कहना है कि मांगे अगर नहीं मानी गई तो लगातार हड़ताल और प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि एक बार फिर से 72 घंटों की हड़ताल यहाँ पर सामने आई है, लेकिन अगर बात की जाए बीते कल की तो तस्वीरें कुछ इस तरीके से सामने आई, जहां पर झड़प देखने को मिली। पुलिस और इन प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की की कुछ तस्वीरें सामने आई। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, कुछ कर्मियों को यहाँ पर डिटेन किया गया। उसके बाद महिलाएं सड़कों पर आई। साफ तौर से कहा गया कि अगर इन पुरुषों को जेल से बाहर नहीं निकाला गया तो महिलाएं अब सड़कों पर उतर आएंगी। तो प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। हमारे साथ सोहन कोहली ज्वाइन कर चुके हैं कटरा से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें हैं वहां पर। सोहन, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, जिस तरीके से 72 घंटों की हड़ताल एक बार फिर से दी है, पहले कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि आश्वासन मिलने के बाद इन लोगों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया था, लेकिन एक बार फिर से 72 घंटों की हड़ताल, अभी क्या कुछ मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है, इसका असर किस तरीके से कारोबारियों पर पड़ रहा है और खास तौर पर जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उन पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नए साल का एंडिंग सीजन है। काफी ज्यादा श्रद्धालु जो मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं और गलत मैसेज यहाँ से लेके जा रहे हैं, क्योंकि कटरा में जब पहुंचते हैं तो हर श्रद्धालु की ये मंशा होती है कि नया साल जो मां वैष्णो देवी के चरणों से हम शुरू करें। मगर यहाँ पे जब पहुंच रहे हैं तो पूरा देख रहे हैं कटरा वैष्णो देवी ट्रैक जितना भी है पूरा घोड़ा पिट्ठू पालकी दुकानें रेडी फड़ी सब बंद है। यहाँ से एक गलत मैसेज आ रहा है। कल जो कि श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष कमेटी की तरफ से एक 30 पुलिस स्ट्राइक जो संघर्ष किया जा रहा था, वहां से जो वैष्णो देवी ट्रैक से संघर्ष करते हुए शालीमार गार्डन में नहीं है, अपनी ऑडियो चेक कीजिए। शालीमार पार्क में जब पहुंचते हैं तो वहां से पुलिस के द्वारा यहाँ पे लाठीचार्ज की जाती है। उनके ऊपर समिति के कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जाता है। और आज जो दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी पूरा कटरा जो है बंद दिख रहा है। पूरा ट्रैक मां वैष्णो देवी का जितना भी घोड़े पिट्ठू पालकी रेडी फड़ी दुकानें सब बंद है। श्रद्धालुओं को भी काफी ज्यादा दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ यहाँ पे जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचते हैं मां वैष्णो देवी के दरबार में, तो उनको यहाँ पे खाने पीने की सुविधा यहाँ पे नहीं मिल रही है। इससे श्रद्धालु भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा है। और जो यहाँ पे कटरा के यूथ जो जंग यूथ है वो भी कटरा के मेन चौक में यहाँ पे एक हंगर स्ट्राइक पे जहाँ पे बैठे हैं। उनकी एक ही मांग है कि जिन लोगों को यहाँ से हिरासत में लिया है जल्द से जल्द उनको छोड़ा जाए, ताकि हम अपनी पीसफुली स्ट्राइक हम कर सके और अपनी रोजी रोटी के खिलाफ हम लड़ सके। बिल्कुल, यहाँ पर सोहन बार बार वही सवाल है कि मांगे जो है वो रखी गई है। पहले अगर बात की जाए डीसी रियासी ने जवाब देने का आश्वासन जो है वो दिया था कारोबारियों को और संघर्ष समिति को, पर नहीं दिया गया। अब यहाँ पर जिस तरीके से ये विरोध बढ़ रहा है, यहाँ पर 3 दिन की ये कॉल जो है वो दी गई है, 72 घंटे की ये कॉल दी गई है। अगर जवाब नहीं प्रशासन की तरफ से आता तो यहाँ पर संघर्ष समिति आगे क्या कुछ कर सकती है? बिल्कुल, संघर्ष समिति के साथ जब हमने बैठक की तो उनके साथ बात करने की कोशिश की। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर हाई अथॉरिटी हमारे से आगे
बात नहीं करती है, तो इसका कोई हल नहीं निकालती है, तो तब तक हम संघर्ष में रहेंगे और पूरा कटरा यहाँ पे बंद रहेगा। अगर 72 घंटे की हमने मोहलत दी है, अगर 72 घंटे के अंदर अंदर हमारी बात सुनी जाती है तो ठीक है, अदरवाइज ये संघर्ष और भी लंबा जा सकता है, जिसका खुमियाजा जो है कहीं ना कहीं यात्रियों पे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सोहन, जिस तरीके से तस्वीरें कल सामने आई थी कि जब कुछ लोगों को डिटेन किया गया था, समिति के कुछ लोगों को यहाँ पर हिरासत में पुलिस द्वारा लिया गया, उसके बाद उनके परिजन सड़कों पर आए, महिलाएं सड़कों पर आई, उनकी बहू बेटियां, उनकी पत्नियां वो सड़कों पर आई और खास तौर से कहा गया कि अगर इन्हें बाहर नहीं निकाला गया तो वो लोग सड़कों पर आ जाएंगे। कुछ महिलाएं ऐसी भी थी, उन्होंने कहा कि अगर ये रोपवे प्रोजेक्ट का जो ऐलान हुआ है, अगर ये बंद नहीं होता है तो वो अपनी जान दे देंगे, वो देश के लिए, श्री माता वैष्णो देवी के लिए शहीद हो जाएंगे। उस हवाले से क्या कुछ अपडेट है? महिलाएं क्या अभी भी प्रोटेस्ट कर रही हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि उनकी जो उनके घर वाले हैं, उनके परिजन हैं, जिन लोगों को यहाँ पे जो हिरासत में लिया है, उनके घर वाले नहीं कि जाने कि पूरे कटरा वाले के जितने भी घर वाले, जितनी भी फैमिली है, वो सारी बाहर आ चुकी हैं। आज देखा जाए तो सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं मेन चौक में, जहाँ पे भूख हड़ताल पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, और जितने भी महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं इस संघर्ष में, और सारे यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। आगे की रणनीति जैसे होती है तो हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। यहाँ सोहन, बात आती है विकास वर्सेस रोजगार की, तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि प्रशासन को भी इस पर किस तरीके से काम करना पड़ेगा ताकि जो रोपवे प्रोजेक्ट की बात है वो डेवलपमेंट के हवाले से है, दूसरी तरफ घोड़े पिट्ठू वालों की मांगे जो है वो रोजगार के हवाले से है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन किस तरीके से इसको आगे रखेगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये लोग गंडोले के खिलाफ, मतलब कि जो गंडोले के खिलाफ तो है ही हैं, मगर सबसे ज्यादा जो खिलाफ है ये ताराकोट मार्ग पे जो गंडोला लगा रहे हैं, इनका साफ तौर पे ये कहना कि अगर डेवलपमेंट आपको करनी है तो पुराना ट्रैक जो माँ वैष्णो देवी का अपना ट्रैक है, जहाँ से माँ वैष्णो देवी गई थी, जहाँ से श्रद्धालुओं की आस्था जो जुड़ी है, जिसमें बाण गंगा आती है, चरणपाद का आती है, अर्धकुआरी आती है, उसके बाद माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद जो भैरव मंदिर श्रद्धालु जाते हैं, वही यात्रा जो सफल मानी जाती है। मगर ये जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो ताराकोट मार्ग पे गंडोला लगाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे बाईगार्ड होते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था के साथ भी खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है सोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर सोहन कोहली लगातार अपडेट कर रहे थे किस तरीके से जो कटरा में प्रोटेस्ट है, जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। मांग एक ही है कि जो 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, रोपवे प्रोजेक्ट श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा लाया गया है, डेवलपमेंट के चलते ये बड़ा प्रोजेक्ट लाया गया है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जिस तरीके से रूपाली ने बहुत अच्छी बात कही कि डेवलपमेंट वर्सेस रोजगार, ये दो चीजें सामने हैं। अब किस तरीके से इन दोनों चीजों को लेकर बीच का रास्ता प्रशासन निकालेगी या फिर किस तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी, वो एक बड़ा सवाल अभी फिलहाल उत्पन्न हो चुका है। इसी बीच में आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी के हवाले से बात करेंगे और यूपी में आज से समाजवादी पार्टी का पीडीए चर्चा अभियान जो है वो शुरू होने वाला है। सेक्टर वार पीडीए चर्चा का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। 403 विधानसभा सीटें हैं और हर एक विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का ये जो अभियान है वो जारी रहने वाला है। बता दें कि आज यानी कि 26 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक ये बड़ा अभियान देखने को मिलेगा। और पीडीए की क्या कुछ फुल फॉर्म यहाँ पर रखी गई है। पीडीए का मतलब यहाँ पर यह है कि पिछड़ा, दलित और आदिवासी, इन तीनों जो यहाँ पर सेक्टर्स हैं, जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, इनको लेकर बड़ा अभियान, जहां पर कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो काम किए हैं या फिर संविधान के हवाले से तमाम लोगों को अवेयर किया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर बात की जाए पीडीए को लेकर तो आज चर्चा अभियान जो है वो होना है और सपा ये चर्चा अभियान जो है उसका आयोजन करेगी। सेक्टर वॉर जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर पीडीए को लेकर ये अहम चर्चा होगी और संविधान को बचाने के लिए शपथ भी जो है आज दिलाई जाएगी। 25 जनवरी तक ये अभियान चलेगा। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 26 दिसंबर से सेक्टर वॉर पीडीए चर्चा का आयोजन होगा और ये लगभग 1 महीने तक जो है वो चलेगी। और खास तौर पर इस चर्चा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हर एक वर्ग को लेकर बात होगी। जो पीडीए की बात सामने आती है, रजा आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। रजा, बताइएगा क्या कुछ इस चर्चा को लेकर खास रहने वाला है, क्योंकि 1 महीने तक लगभग ये चल रही है और समाजवादी पार्टी हर एक जो जगह है वहां पर ये करवा रही है, क्या कुछ रहेगा, संक्षेप में बताइएगा।
देखिए, इसका आगाज हो चुका है, 25 जनवरी तक ये अभियान चलेगा कि जो पीडीएफ फॉर्मूले थे 2024 में सपा को 37 सीटें मिली थी, तो जाहिर सी बात है उसके बाद चुनाव में कहीं न कहीं सीटें गंवाई फिर से वो फॉर्मूले को सेक्टर वाइज और तमाम जो विंग समाजवादी जो उनके जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं और कार्यकर्ता हैं और बड़े नेता हैं, उनको निर्देशित कर दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से अपने संसदीय क्षेत्र विधानसभा के क्षेत्र में जाए और लोगों को पीडीएफ फॉर्मूले में काम करने के लिए खासतौर पर वहाँ संविधान की शपथ दिलाए, लोगों को बताया कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है और खासतौर पर ये फोकस है दलित वोट के लिए, मुस्लिम वोट के लिए। तो पीडीएफ फॉर्मूला जो है ये दलित और मुस्लिम अगर कंबाइन हो जाता है तो 2027 का चुनाव कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के फेवर में हो सकता है, मगर बहुत ही रास्ता आसान नहीं है, बहुत टफ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो मास लीडरशिप है उसको तोड़ना अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मगर पीडीएफ फॉर्मूले पे उनको बढ़त मिली थी 2024 में, जाहिर सी बात है इसीलिए पीडीएफ फार्मूला को आगे बढ़ाते हुए होमवर्क शुरू हो गया है जो 25 जनवरी तक जारी रहेगा। लेकिन रजा, यहाँ पर एक और बात सामने आई है कि सिर्फ पिछड़े लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को और जो दलित समाज के लोग हैं सिर्फ उनको अवेयर करने का काम किया जाएगा, क्योंकि लगातार जो सत्ता पक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो ये भी आरोप लगा रही है कि लगातार ये जो समाजवादी पार्टी है या फिर वो बसपा है या फिर कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, सभी पार्टियां मिलकर के कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में एक और स्टेप अब समाजवादी पार्टी ने आगे ले लिया है, क्योंकि सिर्फ इन्हीं माइनॉरिटी ग्रुप्स को ही कहीं ना कहीं अवेयर करने का काम किया जाएगा संविधान के प्रति। तो कितनी सच्चाई भारतीय जनता पार्टी के इस बयान में सामने आ सकती है इन तमाम चीजों को लेकर? बिल्कुल सही आपने आकलन किया है और खासतौर पे ये देखिए भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनका मेन फोकस है ये कैसे भी दलित वोट बैंक को अपने साथ जोड़ा जाए। इसीलिए सदन में अमित शाह के बयान को जो विपक्ष ने घेरना शुरू किया तो वही अमित शाह ने भी काट निकाली कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है विपक्ष ने और तमाम दलित नेताओं को ये बाकायदा पार्टी की तरफ से निर्देश दिया गया है कि अपने संसदीय क्षेत्र विधानसभा में जाकर ये बताएं कि अमित शाह जो है वो अम्बेडकरवादी सोच रखने वाले नेता है और भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकरवादी सोच से अलग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी दलित वोट को साधना चाहती है, समाजवादी भी लेना चाहती है, कांग्रेस भी लेना चाहती है। दलित वोट बैंक अत्यधिक वोट बैंक होता है पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, छत्तीसगढ़ कई विधानसभाओं पे इनका इन्फ्लुएंस है। लिहाजा किसी भी तरीके से अम्बेडकर के मुद्दे को लेकर, दलित वोट बैंक को लेकर विपक्ष और सत्ता में जो कश्मकश की लड़ाई है उसकी वोट बैंक की लड़ाई है। ठीक है रजा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रजा अब्बास यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से एक अभियान, पीडीए नामक अभियान जो है वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चलाने वाली है। 403 विधानसभा क्षेत्रों में, हर एक विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक हैं या फिर जो विधायक के प्रत्याशी जो उम्मीदवार थे उनके द्वारा हर एक घर में जाकर, हर एक व्यक्ति से जाकर वार्तालाप किया जाएगा, बातचीत की जाएगी और संविधान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसी बीच अब बात बिहार के पटना की भी होगी, क्योंकि वहां पर एक चीज देखने को मिली है जहां पर पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज देखने को मिला है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़कर पीटा है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन बता दें कि महिला छात्रों को भी नहीं बख्शा गया और लगातार पुलिस और इन प्रदर्शनकारियों में झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे थे और बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लगातार पटना में लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया गया। तो बिल्कुल यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थी जो है वो काफी दिनों से धरने पर बैठे हुए थे और आपको बता दें कि ये देखने को मिला कि बीपीएससी कार्यालय जा रहे थे ये और इन पर लाठीचार्ज जो है वो कर दिया गया। यहाँ पर महिलाओं को नहीं बख्शा गया, बच्चों को नहीं बख्शा गया, सब पे जो है पुलिस ने जितने भी प्रदर्शनकारी थे सबको खदेड़कर उन पर लाठीचार्ज जो है वो किया। अब आपको बता दें कि इस मामले पर डीएसपी अनु कुमारी की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। उनका कहना है कि पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया है। बट आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की तस्वीरें सामने है, जहां पर लगातार लाठीचार्ज की तस्वीरें बच्चों पर, प्रदर्शनकारियों पर देखी जा रही है। परीक्षा रद्द करने को लेकर यह बवाल किया गया, बच्चों के द्वारा लगातार धरने पर ये बच्चे बैठे हुए थे बीपीएससी के अभ्यर्थी और इस पे पुलिस ने अपने बल का जो है वो हल्के बल का प्रयोग किया, ये डीएसपी द्वारा कहा गया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर
जो पुलिस है उसके द्वारा प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने भीड़ को थोड़ा सा साइडलाइन करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया है, लेकिन वहीं जो प्रदर्शनकारी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उन पर काफी ज्यादा तरीके से जो लाठी चार्ज है वो हुआ है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, अब जनता को ये देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें रही। ये बिहार के पटना से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ कर पीटा है। ये कथित तौर पर आरोप ये जो अभ्यर्थी हैं, ये जो प्रदर्शनकारी है वो लगा रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ पुलिस ने साफ किया है कि हल्के फुल्के बल का प्रयोग इन प्रदर्शनकारियों के साथ हुआ है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने है, देखने से ये लग रहा है कि काफी ज्यादा लाठीचार्ज, काफी ज्यादा झड़प इन लोगों में देखने को मिली है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णा ठाकुर ज्वाइन कर चुके हैं बिहार से, पटना से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताइएगा कृष्णा, जहां पर तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद होते हैं, अभी फिलहाल क्या कुछ वहां पर देखने को मिला था? प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि ज्यादा बल का उपयोग हुआ है, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। दूसरी तरफ पुलिस ने अपना पक्ष साफ करते हुए कहा कि हल्का फुल्का बल का प्रयोग किया गया है। सच्चाई क्या है, पूरा मामला समझाइएगा। जिस तरह से बीपीएससी का 17वीं परीक्षा का आयोजन किया गया था 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर के बाद वहां जो बापू शिक्षा केंद्र था, परीक्षा केंद्र था, वहां ये हंगामा हुआ कि प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। उसके बाद बीपीएससी ने ये किया कि उस परीक्षा को, मतलब उस सेंटर को कैंसिल करके फिर से आगामी जनवरी में फर्स्ट वीक में उसकी 4 तारीख की डेट रखी गई। उसके बाद जो भी वहां के स्टूडेंट थे, उन्होंने लगभग विगत 8 दिनों से गर्दनी बाग जो एरिया है जहां धरना प्रदर्शन के लिए अलाउड किया गया है, वहां जो भी स्टूडेंट है वो विगत 8 दिनों से वहां अपना प्रदर्शन या अपनी जो भी बातें मांग रख रहे थे, जो एक शांतिपूर्ण तरीके से। कल का जो बुधवार का दिन था, उसमें उन्होंने बीपीएससी के ऑफिस की ओर मार्च करने का कोशिश किया। जैसे ही बीपीएससी ऑफिस के नजदीक पहुंचा, पुलिस का जो व्यवस्था था बीपीएससी कार्यालय के पास में पहुंचने के बाद जो भी किसी को ये नहीं देखा गया कि महिला है या चूंकि विद्यार्थी ऑलरेडी 8 दिनों से उग्र थे ही, नारेबाजी हो ही रही थी, क्योंकि उन्होंने अपना मांग रखने का कोशिश जो प्रक्रिया होती है वो कर ही रहे थे। उसी बीच पुलिस अपने जो बल पर का, मतलब जो भीड़ थी उसको तोड़ने के लिए प्रहार करना चालू कर दिया। उसमें जो भी सामने आया, लेकिन कृष्णा यहाँ पर बात ये भी आती है कि जब इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं, धरना किया जाता है, वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा बवाल भी जो धरना प्रदर्शनकारी होते हैं उनमें देखने को मिलता है। और जाहिर सी बात है कि धक्का मुक्की जो है वो दोनों तरफा होती ही होती है। अब इसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए, वो इस चीज से कैसे डील कर रहा है, और जो बच्चे वहां पर बैठे हुए थे परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि यहाँ पर एक पक्ष की बात नहीं आती है, धरना हो रहा है और जाहिर सी बात है पुलिस उस माहौल को शांत करने के लिए दोनों तरफा जो है वो चीजें देखनी पड़ती है। जी रूपाली, जिस तरह से विगत मैंने बताया कि 8 दिनों से ये चल रहा था, 8 दिनों से धरने के बाद कहीं ना कहीं 4 दिन बाद 4 जनवरी को एग्जाम होने वाली थी, और विद्यार्थी का ये कहना था जो भी कि अगर सेंटर एग्जामिनेशन कैंसिल करना है तो सभी सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल किया जाए। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को इसी क्रम में एक मनीष कुमार जो अभ्यर्थी है उसको गिरफ्तार किया गया, जो पटना में की तैयारी कर रहे थे, जिनके यहाँ से पुलिस बता रही है कि साजिश उन्हीं के थ्रू था और लगभग 12 से 13 क्वेश्चन पत्र उनके बंडल के रूप में मिला है। तो ये एक पहलू था पुलिस का। हालांकि पुलिस को समझाना चाहिए था, भीड़ को कंट्रोल करने का एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्योंकि वो अपनी बात रखने के लिए कहीं न कहीं बीपीएससी कार्यालय जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि कुछ उपद्रव जा रहे थे, उनका एक अपना जो नारेबाजी होता है, जो एक सिस्टम होता है, अपने सिस्टम के तहत जा रहे थे। पुलिस को सिर्फ वहां तक पहुंचने के लिए एक कम्युनिकेशन व्यवस्था रखनी चाहिए थी। प्रशासन को ये चाहिए था कि एक कम्युनिकेशन व्यवस्था पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को समझाने का कोशिश करे, रोकने का कोशिश करे। इन्होंने जो लाठी के प्रहार किया या रोकने का जो प्रक्रिया अपनाया वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि ये छोटी सी ने मतलब एक अंधाधुंध लाठी की जो बरसात होती है ऐसे कर दिया गया, और उसमें क्षति हुए, बहुत सारे विद्यार्थी घायल भी हुए। और उसमें महिला की क्या बात, उसमें जो भी सामने आया, पुलिस ये नहीं देखी कि किसको कहां डंडा लग रही है, डंडा का प्रयास। पुलिस को कुछ और व्यवस्था सोचनी चाहिए, प्रशासन को कुछ और व्यवस्था सोचनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी उग्र थे। परीक्षा सेंटर पर परीक्षा देने के बाद भी विद्यार्थी को जो सोचना पड़ता है, जो झेलना पड़ता है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक लंबे अरसे के बाद उसको एग्जाम देने की प्रक्रिया में आते हैं, और फिर उनकी गुस्सा जाहिर सी बात है कि रहती ही रहती है। लेकिन पुलिस को कुछ और व्यवस्था सोचनी चाहिए थी, बातचीत की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लाठी डंडे के प्रहार से रोकने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है कृष्णा, बहुत
शुक्रिया। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जैश सरगना मसूद अजहर को हार्ट अटैक आया है। बता दें कि अफगानिस्तान में अजहर को अटैक आया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि कंधार हाईजैक में मसूद का अहम रोल था, वो काफी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कि जैश का जो सरगना है मसूद अजहर, उसे हार्ट अटैक आया है। तो बिल्कुल इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो वहां पर कंधार हाईजैक में मसूद अहमद का अहम रोल था, उसे हार्ट अटैक जो है वो आया है। और सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर सामने आ रही है और यहाँ ये बड़ी खबर है क्योंकि जैश सरगना मसूद अजहर जो है उसे हार्ट अटैक आया है। कंधार अटैक की अगर बात की जाए तो कोई भूला नहीं है। और यहाँ पर अभी उस वक्त की बात की जाए तो कंधार हाईजैक में मसूद का अहम रोल जो है वो काफी ज्यादा रहा है। आपको बता दें ये सूत्रों के हवाले से लेकिन खबर सामने आई है और यहाँ पर अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जैश सरगना मसूद अजहर को हार्ट अटैक आया है। अब क्या कुछ आगे निकल कर आएगा ये भी देखना है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने है। अफगानिस्तान में अजहर को हार्ट अटैक आया है और कंधार हाईजैक में इसका अहम रोल था। बिल्कुल, आपको बता दें कि 24 दिसंबर 1999 नेपाल का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पर की हाईजैक हुआ था, लेकिन जो इसका सरगना था, जो मास्टरमाइंड था, आज ये अपडेट सामने आई है, तस्वीर आपके सामने, कि कंधार हाईजैक का जो मास्टरमाइंड था, इसे अफगानिस्तान में हार्ट अटैक हुआ है। अब पूरी खबर क्या है, अभी फिलहाल इसकी स्थिति क्या है, वो भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी तक की बड़ी खबर, अभी हमारे विश्वसनीय सूत्र ये बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में मसूद अजहर को हार्ट अटैक आया है। अब उनकी स्थिति सामान्य है या फिर सीरियस है या फिर क्या कुछ स्थिति है, वो अभी यहाँ पर साफ नहीं है। लेकिन मसूद अजहर ये जो है वो यहाँ पर इस पूरे हाईजैक का मास्टरमाइंड था। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर है, जहां पर कंधार हाईजैक को कोई नहीं भूला है और अभी उसका जो मास्टरमाइंड था यानी कि अजहर मसूद की अगर बात की जाए तो उसे जो है हार्ट अटैक आया है। और आगे सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर है, क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जहां पर मौसम के हवाले से अगर बात की जाएगी तो यूपी के 30 जिलों में घना कोहरा जो है वो छा चुका है और यहाँ पर ठंड के साथ साथ बारिश, ओले का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। 27 दिसंबर को मौसम जो है वो करवट बदलेगा और पूरे देश में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौसम में करवट जो है वो जरूर देखने को मिलेगी। 27 और 28 दिसंबर को लेकर अगर बात की जाए तो जितने पर्वतीय इलाके हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिलेगी और मैदानी क्षेत्रों में जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी देखी जा सकती है, जिसके चलते कई एरियाज में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बारिश जो है वो प्लेन्स में यानी कि मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगी, बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या फिर अन्य जितने भी प्रदेश हैं वहां पर अलग अलग तरीके का जो मौसम है रहने वाला है। जहां पर जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी की बात करें, वहां पर भारी बर्फबारी के अनुमान जो आसार हैं वो देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में घना कोहरा देखने को मिलेगा क्योंकि ये मैदानी इलाके हैं। मौसम को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर 27 दिसंबर से मौसम जो है वो करवट बदलने वाला है। बिल्कुल, पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बार फिर मौसम जो है वो बदलने जा रहा है। बिल्कुल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर कुछ इलाकों को हिट करेगा। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ साथ बारिश की संभावना भी जताई गई है। तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने का अलर्ट जारी किया है और हर किसी को इंतजार है इसका। बता दें कि मौसम बदलने के साथ ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यूपी में घना कोहरा जो है वो छाने वाला है और 30 जिलों में ये घना कोहरा जो है वो छाएगा। आपको बताते चले कि नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ और हापुड़ ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर की घना कोहरा छाया रहेगा। इसमें बुलंदशहर, संभल, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी भी शामिल है। इन 30 जिलों में जो है वो घना कोहरा देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल आपको बता दें कि तमाम वो इलाके हैं जहां पर अभी भी घना कोहरा छाया है। सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर की काफी घना कोहरा देखने को मिल रहा है।
बस्ती, संत कबीर नगर और महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया में घना कोहरा जो है वो देखने को मिलेगा, जिसके चलते अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। और यहाँ पर मौसम के बदलने का हर किसी को इंतजार है, क्योंकि बारिश का इंतजार हर कोई कर रहा है। यहाँ पर शुष्क मौसम की स्थिति जो है पूरे देश में बनी हुई है और काफी ज्यादा ठंड का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। तो मौसम के हवाले से ये बड़ी खबर थी, जहां पर कल जो है मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। और 30 जिलों में यूपी की अगर बात की जाए तो अलर्ट जो है वो जारी किया है, क्योंकि कोहरा जो है वहां पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर बात होगी, तो आपको बता दें खन्नौरी बॉर्डर पर आज किसानों की मीटिंग जो है वो होने वाली है और एक तरफ पंजाब बंद को लेकर रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। बिल्कुल आज 26 दिसंबर है और ये कहा गया था कि 26 दिसंबर को रणनीति बनाई जाएगी और 30 दिसंबर को पंजाब बंद का आह्वान किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर किसान जो है वो डटे हुए हैं। एक तरफ डल्लेवाल की तबीयत को लेकर अगर बात की जाए तो वो भी काफी संजीदा बनी हुई है और आज 31वां दिन है इस आमरण अनशन का, लेकिन डल्लेवाल का साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी तरीके की मेडिसिन जो है वो नहीं लेंगे, डॉक्टरी इलाज जो है वो नहीं लेंगे। और यहाँ पर डल्लेवाल की सेहत को लेकर अगर बात की जाए तो बीपी जो है वो काफी लो होता जा रहा है और इम्यूनिटी जो है वो भी काफी ज्यादा लो है, जिसके चलते डॉक्टर्स ने डल्लेवाल को आईसीयू शिफ्ट करने की बात कही है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे हैं और यहाँ पर आज मीटिंग जो है वो की जाने वाली है। तो बिल्कुल आपको बता दें, जहां पर एक तरफ किसान है और सरकार जो है वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ पंजाब की सरकार है। पंजाब सरकार के जो तमाम मंत्री हैं और विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उनसे मुलाकात कर साफ तौर से ये कहा गया है कि बिगड़ते स्वास्थ्य पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है और डल्लेवाल और तमाम जो किसान हैं उनके साथ पंजाब सरकार के सभी विधायक हैं। साफ तौर से अमन अरोड़ा जो कि मंत्रिमंडल में बैठे हैं, जो कि विधायक हैं पंजाब सरकार में, उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार जो है वो किसानों के साथ है, सभी संभव मददें जो है वो यहाँ पर पंजाब की सरकार करेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर ये बड़ी खबर थी, जहां पर अभी डल्लेवाल की सेहत को लेकर खासा फर्क जो है वो नहीं है। आईसीयू शिफ्ट करने को कहा गया है और डल्लेवाल ने साफ तौर पर कहा है मैं यहां से नहीं हटूंगा। तो चलिए फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे शिपन शर्मा और मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हमारे साथ।